फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे YouTube चैनल A to Z फाइन आर्ट में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ इस चैनल पे NTA UGC नेट के पेपर 1 को लेके आई हूँ। जैसा आप यहाँ देख ही रहे हैं नेट, तो ये बुक है लूसेंट की और ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आपने अभी तक पेपर 1 के लिए बुक नहीं खरीदे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी कि ये बुक खरीदें। ये हिंदी में और इंग्लिश में दोनों मीडियम में उपलब्ध है। मैं आप लोग के साथ हिंदी वर्जन लेके आई हूँ और इंग्लिश वर्जन के पास मेरे दूसरे ऑथर के बुक हैं, वो भी मैं आप लोग के साथ जल्द शेयर करूँगी। तो आज हम इस वीडियो में आप लोग को टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बताने वाले हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के छोटी छोटी बातों के बारे में बताने वाले हैं जो आप लोग को ध्यान रखना है। और मालूम है आप लोगों को कि टीचिंग एप्टीट्यूड से आप लोग के 5 क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि 10 मार्क्स आप लोग को लाना है टीचिंग एप्टीट्यूड से। तो आज हम आप लोग को कम से कम ऐसे क्वेश्चंस बताएंगे जिसमें से आपका 2 मार्क्स तो पक्का है। हो सकता है कि मोर देन दैट भी 2 मार्क्स से भी ज़्यादा चीज़ें आप लोग यहाँ से ग्रास्प कर पाएंगे। बट इस वीडियो में मैं ये श्योर कर सकती हूँ, क्योंकि 2 नंबर इसलिए कह रही हूँ कि श्योर है, क्योंकि इसमें जिस तरह की क्वेश्चंस मैं देखी हूँ, मैं खुद आप लोग को पहले बता चुकी हूँ कि मेरा नेट JRF फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर है। फर्स्ट अटैम्प्ट कहने की मतलब ये हो गई है कि मैं 3-4 बार एग्ज़ाम दी थी, नॉट 3-4 बार बट 2-3 बार एग्ज़ाम दी हूँ। बट फॉर्म भर दिया, जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन जाके एग्ज़ाम दे दी, बिना पढ़ाई के, बिना कोई प्रिपरेशन के। बट लास्ट टाइम जून 2019 में मैं प्रिपेयर करके दी थी और मुझे प्रिपेयर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। मैं 2 से 3 महीने में अपना नेट JRF दोनों, मतलब अगर JRF क्लियर हुआ तो ऑब्वियसली नेट क्लियर हुआ ही होगा। JRF क्लियर की हूँ, 63.33% लाई थी और मेरा कैटेगरी OBC था। उस समय OBC के जो मार्क्स आए थे वो 60 पॉइंट समथिंग था और मैं 63.33%, यानी कि जितना मुझे लाना था उससे मैं 2 क्वेश्चंस ज़्यादा सही की थी। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग भी टारगेट अच्छा रखिए, ज़्यादा रखिए। और मैं फाइन आर्ट की स्टूडेंट हूँ, तो फाइन आर्ट का गो थ्रू फाइन आर्ट मेरा चैनल है, आप लोग को मालूम ही है। वहाँ पे मैं नेट, NTS, KVS, सारे NVS DSS भी जितने भी एग्जाम होते हैं सब शेयर करती हूँ। तो आइए बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट। तो जो भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ A to Z फाइन आर्ट को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशंस आपको आपके फ़ोन पे प्राप्त हो। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, उस बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें नोटिफिकेशंस अपने फ़ोन पे सबसे पहले पाने के लिए। तो आइए टीचिंग एप्टीट्यूड का पहला चैप्टर देखते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि शिक्षण का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। तो शिक्षक का अर्थ अध्यापक वर्ग द्वारा अपनाए गए व्यवसाय अथवा किसी व्यक्ति विशेष को कुछ सिखाने या कुछ विशेष ज्ञान, कौशल, अभिवृद्धि और रुचियों इत्यादि को अर्जित करने में दी जाने वाली सहायता है। दूसरा पैराग्राफ आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करती हूँ। तो H.C. मॉरिसन, जो कि 1934 के अनुसार, H.C. मॉरिसन 1934 के अकॉर्डिंग उन्होंने शिक्षण को कैसे देखा है, उन्होंने शिक्षण का मीनिंग क्या बताए हैं, समझते हैं। शिक्षण एक अधिक परिपक्व यानी कि मैच्योर व्यक्तित्व और कम परिपक्व व्यक्ति के बीच घनिष्ठ संपर्क है, जिसके द्वारा कम परिपक्व व्यक्ति को शिक्षा की दिशा में आगे और बढ़ाया जा सकता है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन ए मोर मैच्योर पर्सनैलिटी एंड लेस मैच्योर वन विच इज डिजाइन टू फर्दर द एजुकेशन ऑफ द लेटर। जिन्हें हिंदी समझ में नहीं आ रही है वो इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं। अर्थात शिक्षण में अध्यापक की केंद्रीय भूमिका रहती है। समझ रहे हैं ना, अध्यापक की जो भूमिका होगी वो केंद्रीय होगी। इस प्रकार के शिक्षण में अध्यापक और विद्यार्थी के बीच उपयोगी और सक्रिय आदान प्रदान का अभाव रहता है। तो टीचर और स्टूडेंट के बीच जो होगा सक्रिय आदान प्रदान का अभाव रहेगा और विद्यार्थी मूक दर्शक और निष्क्रिय श्रोता के रूप में शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो विद्यार्थी कैसे शिक्षा ग्रहण करेंगे? मूक दर्शक और निष्क्रिय श्रोता के रूप में। दूसरे महान लिटरेचर ने क्या कहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। उन्होंने जॉन ब्रूबेकर 1939 के अकॉर्डिंग शिक्षक को बोले हैं कि शिक्षण से तात्पर्य ऐसी परिस्थिति के आयोजन और परिचालन से है जिसमें कुछ अवरोध होते हैं, जिन्हें कोई व्यक्ति पूरा करने अथवा उन पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं एवं इनके परिणाम स्वरूप कुछ सीखता है। यानी कि जॉन ब्रूबेकर कहते हैं
टीचिंग इज एन अरेंजमेंट एंड मैनिपुलेशन ऑफ ए सिचुएशन इन विच देयर आर गैप्स एंड ऑब्स्ट्रक्शंस। याद रखिएगा, देयर आर गैप्स एंड ऑब्स्ट्रक्शंस which an individual will seek to overcome and from which he will learn in the course of doing so। तो ब्रूबेकर ने क्या बताया है यहाँ पे आप लोग पढ़ के समझ सकते हैं। ब्रूबेकर ने शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी की भूमिका को बहुत अधिक महत्व दिया है। ठीक है, तो ब्रूबेकर ने जो है शिक्षण में विद्यार्थी की भूमिका को अधिक महत्व दिया है। अध्यापक का कार्य सीखने संबंधी उचित परिस्थितियों के सृजन और संगठन तक ही सीमित है। विद्यार्थियों को स्वयं तय करना है उसे क्या करना है तथा कैसे करना है। जो बात मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप ठान लेंगे कि आपको यूजीसी नेट क्लियर करना है तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर लेंगे, बट अगर आप 2 दिन पढ़ेंगे 4 दिन सोएंगे, 2 दिन पढ़ेंगे 4 दिन सोएंगे, तो आपका 5 साल में भी कभी क्लियर नहीं होगा। तो एक मोटो रखिए, एक मोटिव रखिए और पढ़िए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। अब देखिए बीओ स्मिथ क्या कहते हैं। तो बीओ स्मिथ के अनुसार शिक्षण सीखने हेतु संपन्न की जाने वाली क्रियाओं की एक प्रणाली है। इंग्लिश में कहते हैं टीचिंग इज ए सिस्टम ऑफ एक्शंस इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग। यानी कि इस प्रकार के शिक्षण में अध्यापक की उपस्थिति अनिवार्य नहीं मानी जाती। प्रकृति, नेचर, पुस्तकें, शिक्षण मशीन, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न, रेडियो इत्यादि कोई भी शिक्षक का रूप ले सकता है। तो शिक्षक का रूप कोई भी ले सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ अध्यापक ही हो। पुस्तक हो गए, शिक्षक मशीन हो गए, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न, रेडियो, ये सब भी आपका शिक्षण का रूप ले सकता है। अगर मैं अपनी बात करूं यहाँ पे, तो मैं यूजीसी नेट के लिए सिर्फ और सिर्फ बुक और यूट्यूब चैनल का हेल्प ली थी। मैं कहीं से कोई कोचिंग नहीं की हूँ, मैं सिर्फ सही बुक चूज की, वहाँ से मैं पढ़ी, और यूट्यूब के 1-2 जो अच्छे चैनल थे जहाँ से मुझे लगा कि ये सही पढ़ा रहे हैं, यहाँ से मुझे कुछ नॉलेज हो रही है। यूट्यूब पे हज़ारों चैनल है, अब आपको ये ढूंढना है कि कौन से अच्छे हैं, कौन सा बेस्ट है, कौन से चैनल आपको समझ में आता है, वो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। एनएल गेज क्या कहते हैं। एनएल गेज के जो कि 1964 में उन्होंने अपना टर्म्स कोट किए हैं। शिक्षण से तात्पर्य उस व्यक्तिगत पारस्परिक प्रभाव से है जिसे किसी दूसरे व्यक्ति की व्यवहारिक क्षमताओं में परिवर्तन लाने के लिए डाला जाता है। इंग्लिश वर्जन है टीचिंग इज ए फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड एट चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन। दैट मीन्स कि टीचिंग जो है एक इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस है, और उससे क्या होता है कि जो दूसरे पर्सन है उसके बिहेवियर को चेंज करने के लिए किया जाता है। क्लार्के 1970 के अकॉर्डिंग शिक्षण से तात्पर्य उन क्रियाओं से है जिनकी संरचना और परिचालन विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। मान लीजिए अगर कोई टीचर ही नहीं होते, कोई स्टूडेंट ही नहीं आता, तो जिसको जो मन में आता बोलता, बट अगर ऐसा है, एक संरचना है, परिचालन है, तभी जाके विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। सो टीचिंग रिफर्स टू एक्टिविटीज that are designed and performed to produce change in student behavior। अब थॉमस एफ ग्रीन क्या कहते हैं, उन्होंने 1971 में अपना ब्यौरा दिए हैं टीचिंग के लिए, शिक्षण के लिए, कि शिक्षण शिक्षक का वह कार्य है जिसे बालक के विकास के लिए किया जाता है। तो देखा जाए तो सभी एक ही बात को घुमा फिरा के कह रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि जिनकी संरचना और परिचालन विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है, कोई कह रहे हैं कि बालक के विकास के लिए किया जाता है, कोई कह रहे हैं कि दूसरे व्यक्ति की व्यवहारिक क्षमताओं में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। तो सब एक ही बात कह रहे हैं घुमा फिरा के। सो टीचिंग इज द टास्क ऑफ टीचर विच इज़ परफॉर्म्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात किया गया है। अतः शिक्षण का तात्पर्य एक ऐसे त्रिपक्षीय संबंध यानी कि ट्राइडिक रिलेशन अथवा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया यानी कि ट्राइपोलर प्रोसेस से है, जिसमें शिक्षण के स्रोत मानवीय और भौतिक, विद्यार्थी और विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक सभी क्रियाओं के प्रारूप और आयोजन पर ध्यान दिया जाता है। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि इनको क्रोनोलॉजी में सजाइए, या फिर 6 ऑप्शन रहेगा उसमें 3 ऑप्शन सही रहेगा, 3 ऑप्शन गलत रहेगा, या 4 ऑप्शन सही रहेगा, 2 ऑप्शन गलत रहेगा। इस तरह से कि शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषताएं, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। तो सभी को मालूम है कि शिक्षण एक व्यावसायिक क्रिया है, तो ये सबको याद कर लीजिए। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग से हमेशा एक क्वेश्चन आते हैं
जिस बार मैं एग्ज़ाम दी थी उस समय भी एक क्वेश्चन आया था और मैं वहाँ से 2 मार्क्स उस क्वेश्चन से लाई थी। तो शिक्षण एक व्यावसायिक क्रिया है, यानी कि टीचिंग इज एन प्रोफेशनल एक्टिविटी। ये सब आप समझने के लिए पढ़ सकते हैं, बट ये सब पढ़ने का कोई खास उद्देश्य नहीं है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ लें। दूसरा है शिक्षण एक पारस्परिक अंतःक्रिया, यानी कि टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। तो पहला हो गया टीचिंग इज ए प्रोफेशनल एक्टिविटी, सेकेंड हो गया टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। ये भी अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। शिक्षण विद्यार्थी और शिक्षण स्रोतों के मध्य चलने वाली एक ऐसी अंतः प्रक्रिया है जिसका परिचालन विद्यार्थी के मार्गदर्शन और प्रगति के लिए किया जाता है। मैं ये सब नहीं पढ़ूंगी क्योंकि इससे वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप लोग पढ़ लें। तीसरा है शिक्षण एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया है, दैट मीन्स टीचिंग इज ए कम्प्लेक्स सोशल प्रोसेस। ये 6-7 ऐसे हैं और इससे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं कि इनको या तो बोलेंगे कि 4 दिया रहेगा, 5-6, उसमें से ऑप्शन होगा ABCDEF, ठीक है। अब सब में मान लीजिए यहाँ पे दे दिया है सही चीज़, यहाँ दे दिया है सही चीज़, यहाँ भी दे दिया है सही चीज़, और ये 3 गलत है। तो गलत वाले को आपको नहीं चुनना है, सही वाले को चुनना है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आप लोग के साथ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी वीडियो के एंड में शेयर करूँगी ताकि आप लोग समझ पाएँ कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चौथा क्या है टीचिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स? शिक्षण विभिन्न प्रकार की क्रियाओं की एक संगठित प्रणाली है। पांचवा है शिक्षण अध्यापक के परिश्रम का परिणाम है, यानी कि टीचिंग इज द आउटपुट इमिनेटिंग फ्रॉम द टीचर। छठा है शिक्षण विविध रूपों में संपन्न हो सकता है। कैसे हो सकता है? रेमेडियल टीचिंग हो सकता है, इंडोक्ट्रिनेशन हो सकता है, कंडीशनिंग हो सकता है। ये लोग आप पढ़ ले, छोड़िएगा मत, ये सब भी पढ़ना जरूरी है। हो सकता है यहाँ से अंदर से क्वेश्चंस पूछ दे, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। सातवां बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षण कला और विज्ञान दोनों ही है। टीचिंग इज ए बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। ये तो 50 बार पूछा गया है। आठवां है शिक्षण का वैज्ञानिक ढंग से अवलोकन और विश्लेषण किया जा सकता है। नवां है शिक्षण विभिन्न शिक्षक कौशलों से युक्त एक विशिष्ट कार्य है। और 10वां है शिक्षण में संप्रेषण कौशल का अधिपत्य रहता है। तो इसमें से इम्पॉर्टेंट जो है उसे तो आप जरूर याद कर लीजिए। इम्पॉर्टेंट आपका हो गया पहला, दूसरा, तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। 7वां ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों नहीं भी याद करेंगे, तीनों तो चलेगा, बट ये 6-7 तो याद कर लीजिए, इसी से घुमा फिरा के पूछा जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षण के चर। तो शिक्षण के चर क्या क्या होते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इंटरवेनिंग वेरिएबल। दैट मीन्स आश्रित चर, स्वतंत्र चर और मध्यस्थ चर। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इससे क्वेश्चंस मैं आपको बाद में बताऊंगी, आज नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आइए हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग को दिखा दें ताकि आप लोग समझ पाएँ। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है कि प्रभावी शिक्षक सामग्री वह है जो, तो प्रभावी शिक्षण सहायक यानी कि टीचिंग कैसे टीच करेंगे उसका सक्रिय क्या है? तो सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती है। ये जून 2011 में पूछा गया था। छात्रों में वो अध्यापक लोकप्रिय होते हैं जो उनकी समस्याओं के समाधान में सहायक होते हैं। ऑब्वियसली अगर मैं वीडियो बनाऊं, आप लोग की कमेंट आती है मैम ऐसे वीडियो बनाइए, ऐसे बनाइए, अगर मैं ना बनाऊं तो कोई मतलब ही नहीं है ना, अगर मैं आपको हेल्प आउट नहीं कर पा रही हूँ। तो ये भी आपका जून 2011 में पूछा गया था नेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रभावी कक्षा कक्ष के वातावरण का मूल तत्व है शिक्षक छात्रों को सजीव अंतःक्रिया। ये भी जून 2011 में पूछा गया था टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो इस तरह से और भी क्वेश्चंस हैं, मैं रीड आउट नहीं कर रही हूँ, अगर आप लोग चाहें तो यहाँ से देख के पढ़ लें। जो पेंसिल वाला टिक है वही सही है। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि वीडियो आप लोग को पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल A to Z फाइन आर्ट को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इसे शेयर करें अपने सोशल अकाउंट पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हेलो ऐप पे, टिकटॉक। आज तो इतने सारे सोशल मीडिया हो गए हैं, बट फेसबुक जो भी है जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं मुझे भी हेल्प कीजिए और अपने नेट JRF जो भी आप क्लियर करना चाहते हैं क्लियर करिए, आगे बढ़िए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड हैव ए नाइस डे।